धर्मेंद्र देओल वो नाम जो सिर्फ बॉलीवुड की ताकत नहीं था, बल्कि ऐसा पेड़ था जिसकी छाया में उनका पूरा परिवार बरसों तक पनपता रहा। लेकिन कहते हैं, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो सबसे पहले उसकी जड़ों में ही दरारें पड़ती हैं। ठीक वैसा ही उस सुबह हुआ जब एक खबर ने पूरे देओल परिवार की नींव हिला दी। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने के बाद घर में फैला सन्नाटा धीरे धीरे एक आने वाले तूफान का इशारा करने लगा, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, संपत्ति की लड़ाई। शाम ढलते ही सब धर्मेंद्र साहब के पुराने जुहू वाले घर में इकट्ठा हो गए। एक ओर सनी देओल और बॉबी देओल खड़े थे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी, उनके साथ ईशा और अहाना। घर की दीवारों में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें चीखें छिपा लेती हैं खुद को। जैसे ही धर्मेंद्र के कमरे का दरवाजा खुला, सबकी निगाहें एक पुरानी लोहे की अलमारी पर अटक गईं, क्योंकि एसबाई जानता था कि विरासत से जुड़े सारे कागज वहीं रखे होते थे। लेकिन अलमारी खुलते ही सबकी उम्मीदें टूट गईं। अंदर सिर्फ कुछ जेवर और कपड़े थे, वसीयत गायब थी। और यहीं से शुरू हुआ वो घमासान जिसने रिश्तों की जड़ें हिला दी। गुस्से में तमतमाए सनी बोले, पापा ने साफ कहा था, खेत, गोंदिया वाला फार्म हाउस, स्टूडियो सब हमारा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हेमा मालिनी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, धर्मेंद्र सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं थे, हमारे भी थे, और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि सब में बराबरी हो। ईशा रोते हुए बोली, हमने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं। आवाजें ऊंची होने लगी, गुस्सा बढ़ता गया। उसी दौरान घर का पुराना लैंप जोर से गिरकर फर्श पर चकनाचूर हो गया, मानो धर्मेंद्र की विरासत भी अब टुकड़ों में बांटने वाली हो। इसी बीच चुपचाप खड़े रामू काका, जो धर्मेंद्र के सबसे भरोसेमंद नौकर थे, धीरे से बोले, साहब ने कहा था, जब घर वाले टूटने लगें तभी असली विरासत पढ़नी चाहिए। सभी रुक गए। रामू काका ने अपनी जेब से एक पुराना मोड़ा हुआ लिफाफा निकाला, धर्मेंद्र की हस्तलिखित वसीयत। सांसें थम गईं। काका ने पढ़ना शुरू किया, मेरे प्यारे परिवार, मेरी दौलत, मेरा स्टूडियो, मेरी जमीनें, ये सब चीजें हैं। असली संपत्ति तुम सब हो। अगर मेरा परिवार बिखर गया तो समझ लेना मेरी पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद हो गई। मेरी आखिरी इच्छा है सब कुछ बराबर बांट देना, जैसे भी, पर प्यार से। जैसे ही आखिरी शब्द पूरे हुए, कमरे में दबे हुए आंसू फूट पड़े। सनी और बॉबी चुपचाप खड़े थे, उनका सारा गुस्सा पिघल चुका था। हेमा और प्रकाश कौर की आंखों में सिर्फ आंसू थे, नफरत नहीं। सनी आगे बढ़े, दोनों माताओं का हाथ पकड़ा और कहा, पापा जी चले गए पर हम नहीं टूटेंगे। उस पल ऐसा लगा जैसे कमरे की टूटी पड़ी चीजें भी खुद को जोड़ने लगी हों। रिश्तों की दरारें भरने लगीं, दिलों की मरम्मत होने लगी। वसीयत पढ़ने के बाद पहली बार सबने एक दूसरे की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान उभरी। और इसी तरह धर्मेंद्र साहब की असली संपत्ति, उनका परिवार, बच गया। क्योंकि धरती, सोना, खेत, ये सब चीजें हैं, पर दिलों का बंट जाना, इंसानों के बीच की दरारें, वही सबसे बड़ा अपराध होता है। उस कमरे की हवा में आज भी वही भारी चुप्पी तैर रही थी। वो चुप्पी जो पहले गुस्से से भरी थी, पर अब पछतावे और टूटे हुए दिलों का बोझ लिए थी। धर्मेंद्र की आखिरी वसीयत के शब्द मानो दीवारों पर खुदे हों, असली संपत्ति तुम सब हो। यह पंक्ति हर दिल को भीतर तक चीर रही थी। ऐसा लगता था मानो धर्मेंद्र खुद उसी कमरे में मौजूद हों, कुछ ही कदम दूर, अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हुए। सनी देओल की आंखों में लालपन था, गुस्से से नहीं, उस दर्द से जो सीने में गहराई तक जमा था। हमेशा मजबूत, हमेशा शांत, हमेशा पिता जैसे दिखने वाले सनी पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहे थे, जैसे वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हों। बॉबी ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ भी कांप रहा था। वही भाई जिसने हमेशा सनी को अपनी ताकत माना था, आज पहली बार उसे टूटते देखा। उधर हेमा मालिनी रोते रोते कुर्सी पर धसक चुकी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें इतनी भरी हुईं कि सामने रखी चीजें भी साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। उनके बिल्कुल बगल में ईशा और आहाना एक दूसरे को थामे खड़ी थीं, दिखने में मजबूत, पर अंदर से दोनों चरमरा चुकी थीं। उन्हें साफ याद था कि पिता ने आखिरी बार क्या कहा था, रिश्तों को कभी जीत हार में मत तोलना। और आज वही रिश्ता जीत हार की जमीन पर गिरकर चकनाचूर पड़ा था। प्रकाश कौर दूर खड़ी थीं, शांत, पर भीतर से पूरी तरह टूटी हुई।
यह वही महिला थी जिसने धर्मेंद्र की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उनके साथ बिताया था और आज सबसे ज्यादा अकेली नजर आ रही थी। चेहरे पर दर्द था पर कोई शिकवा नहीं। उन्होंने जीवन भर कभी कुछ मांगा ही नहीं और शायद इसलिए आज किस्मत ने उन्हें सबसे ज्यादा दुख देने का रास्ता चुना था। कमरे में रखी वह पुरानी दीवार घड़ी जिसकी टिक टिक हमेशा घर की धड़कन जैसी लगती थी, अब हथौड़े की चोट की तरह दिलों पर बजती महसूस हो रही थी और कुछ पल बाद ऐसा लगा जैसे वह भी रुकने को है। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, न कोई सवाल न कोई बहस, बस भारी भारी सांसें और थमे हुए आंसू। तभी रामू काका, जो उसी जगह खड़े रहे जहां वसीयत रखी थी, धीरे से बोले, साहब हमेशा कहा करते थे एक घर को टूटने में कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन उसे जोड़ते जोड़ते पूरी जिंदगी निकल जाती है। सबकी निगाहें उनकी तरफ उठीं, पर किसी में बोलने की ताकत नहीं बची थी। उसी खामोशी में सनी धीरे से आगे बढ़े। जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों को देखकर वह घुटनों के बल बैठ गए, मानो वे टुकड़े परिवार की हालत बयान कर रहे हों। अपने हाथों से वह एक एक करके कांच उठाने लगे। बॉबी घबरा गया, भाई छोड़ो, कट जाएगा। लेकिन सनी ने थमे हुए स्वर में कहा, कटने दो बॉबी, ये सिर्फ कांच नहीं है, ये हमारे रिश्तों के वो हिस्से हैं जिन्हें हमने खुद तोड़ दिया। उनकी उंगलियों से खून बहने लगा, वह खून जो सफेद फर्श पर टपकते हुए मानो चीख रहा था कि हम सबने अपनी ही गलतियों की सजा बहुत झेली है। कमरा इतना भारी था कि दीवारें भी थक चुकी लग रही थीं। बीच में गोल मेज पर बिखरे कागज, अधूरी फाइलें और पुरानी यादों की धूल फैली थी। रोशनी भरपूर थी, फिर भी एक अजीब सा अंधेरा पूरे कमरे में पसरा था। रिश्तों का अंधेरा, चुप्पियों का अंधेरा और अनकहे दर्द का अंधेरा। हेमा मालिनी की नजरें उस वसीयत पर अटकी थीं जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। लेकिन असली फटना वसीयत नहीं थी, बल्कि वो घाव थे जो सालों से चुपचाप जमा होते रहे और अब फटकर बाहर आने लगे थे। सनी खड़ा था, बाहर से मजबूत, भीतर से टूटा हुआ। शायद पहली बार उसने अपनी मां को इतनी कमजोर स्थिति में देखा था। हेमा ने खुद को रोकने की कोशिश की, पर दिल हार गया। वह धीरे धीरे चलकर सनी के सामने आईं। हाथ कांप रहे थे। उन्होंने सनी के हाथ थाम लिए, आंखें छलक आईं। सनी, मैं बुरी नहीं हूं, मैंने कभी तुमसे कुछ छीना नहीं, मैं बस अपना हिस्सा नहीं, अपना सम्मान मांग रही थी। उनकी आवाज टूटे हुए कांच की तरह बिखर रही थी। सनी की आंखें नम हो गईं। उसका भीतर का किला जो कभी नहीं टूटता था, आज ढहने लगा। मां, हम सब गलत थे। पापा कभी नहीं चाहते थे कि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। पीछे से बॉबी की कांपती आवाज आई। पापा कहते थे, जब एक परिवार लड़ता है तो दुनिया हंसती है, और हम वही कर रहे थे। कमरा और शांत हो गया, मानो दीवारें भी सुन रही हों। प्रकाश कौर, जो अब तक एक मूर्ति की तरह बैठी थी, अंततः बोली। उनकी आवाज शांत थी, मगर तलवार जैसी चुभने वाली। बच्चों, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने हमेशा चुप रहना सीखा। अगर मैं कभी बोल देती तो शायद आज यह दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म का जाना हमें अकेला करके गया है, पर अकेले जीने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज मंदिर की घंटी जैसी थी, धीमी लेकिन सीधी दिल पर लगने वाली। उसी वक्त अचानक एक हल्की सी बुजुर्ग हवा कमरे में आई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया हो। बाहर पेड़ों की पत्तियां सरसराईं और पूरा माहौल एक अजीब सी अनुभूति से भर गया। एक पल को सबको महसूस हुआ, मानो धर्मेंद्र वहीं हों, परिवार के बीच खड़े, मुस्कुराते हुए उन्हें दोबारा जोड़ने आए हों। रामू काका धीरे से वसीयत सनी को सौंपते हैं। उनकी आंखें लाल थीं, शायद रात भर जागने की थकान से या पुराने मालिक की याद में रोकर। सनी ने वसीयत उठाई, पर पढ़ी नहीं। उसे ऊंची आवाज में कहा, आज से कोई लड़ाई नहीं होगी, न कोई दावा न सवाल। पापा ने कहा है, बराबर बांटना तो बंटेगा, लेकिन उससे पहले हम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेंगे। कमरे की हवा बदल गई, जैसे किसी ने भारी पत्थर हटा दिया हो। हेमा ने सिर झुका दिया। सालों का दर्द, सालों का अहंकार एक लम्हे में बह गया। मैं तैयार हूं। प्रकाश कौर की आंखें भर आईं। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार चाहिए। पहली बार उस कमरे में हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अगली सुबह धूप मुलायम थी, हवा शांत। पूरा परिवार धर्मेंद्र के पुराने फार्म हाउस पहुंचा, वही जगह जहां वह अक्सर कहते थे, यह जमीन मेरी सांस है।
सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में डूबा हुआ, मिट्टी की खुशबू में एक पवित्र सी शांति थी, मानो गुरुद्वारे की प्रार्थना जैसी। एक बड़े पेड़ के नीचे पुरानी लकड़ी की मेज रखी गई, उस पर धर्मेंद्र की बड़ी तस्वीर और चारों तरफ गेंदे गुलाब के फूल। सब लोग बिना किसी कागज बस दिलों के साथ उस तस्वीर के सामने बैठ गए। रामू काका मसाला चाय बना रहे थे, वही चाय जो धर्मेंद्र खुद सबको पिलाते थे। जब सबने चाय के कप हाथ में उठाए, कमरे में सन्नाटा फैल गया। वो सन्नाटा जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है। बॉबी ने धीमी आवाज में कहा, पापा कहते थे हीरो बनने के लिए स्क्रीन नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। और वह रो पड़ा। आंखों में बचपन का डर, अधूरापन और पिता की कमी साफ झलक रही थी। ईशा ने अपनी पुरानी डायरी खोली, एक पीली पड़ी चिट्ठी निकाली। ये पापा ने दी थी। लिखा था, अगर कभी तुम सब अलग हो जाओ तो वहीं लौट जाना जहां से प्यार शुरू हुआ था। और आज प्यार वहीं था, इन खेतों में, इन पेड़ों में, इन हवाओं में। हेमा और प्रकाश कौर ने एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। शायद पहली बार किसी ने उन्हें इस तरह साथ मुस्कुराते देखा था। सनी तस्वीर के सामने घुटनों पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, पापा हम वादा करते हैं ये घर फिर कभी नहीं टूटेगा। तभी आसमान से हल्की बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल आशीर्वाद की बूंदों जैसी। किसी ने कुछ नहीं कहा, जरूरत भी नहीं थी। बारिश की बूंदें धर्मेंद्र की तस्वीर पर गिरीं। ऐसा लगा जैसे खुद ऊपर वाला उनके आंसू पोंछ रहा हो। सनी, बॉबी, ईशा, अहाना, हेमा, प्रकाश कौर सब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। सालों की दूरी पिघलकर खत्म हो गई थी। अब कोई दीवार नहीं, सिर्फ प्यार। सूरज ढल चुका था, धुंध धीरे धीरे खेतों में उतर रही थी। हवा ठंडी थी, पर दिलों में गर्मी भरी हुई। रामू काका ने कांपती आवाज में कहा, साहब कहा करते थे जिस दिन मेरा परिवार एक हो जाएगा उसी दिन मैं चैन से सोऊंगा। आज वही दिन है। और वह फूट फूट कर रो पड़े। पहली बार पूरे परिवार ने मिलकर उन्हें गले लगाया। धर्मेंद्र की तस्वीर हवा में हल्के से हिली, मानो कह रही हो, बस इतना ही चाहिए था, तुम सब एक हो जाओ। अंधेरा छा गया था, लेकिन उस अंधेरे में एक नई रोशनी थी, प्यार की, परिवार की, अपनापन की। एक रोशनी जो फैमिली में पुराने जैसा प्यार लेकर फिर लौट आई। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।